Hello, my dear students. Welcome to this lecture of direct taxes. Today we plan to begin a new chapter, income under the head salaries, right? But before we go ahead, let us first understand what we have already done. Why do we need to understand the income under the head salaries? Let's first work on the basics and then we shall immediately begin the chapter. Okay? Yes. So अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने direct taxes में क्या देखा? See, we saw this part of our story. Which part? See, we saw the tax computation of tax liability, correct? We began from here till I think yes, so we began from computation of tax liability till cess, right? Yes. So what have we seen till now? We have seen that charging section 4 of Income Tax Act tells us that every person has to pay income tax, right? So that means individual, HUF, AOP, BOI, company, cooperative society, right? Then local authority, right? Everybody has to pay income tax except for central government and state government. No problem. ओके फाइन, दे हैव टू पे इनकम टैक्स, मतलब वो अपने इनकम पे टैक्स पे करेंगे, करेक्ट. वो टैक्स कॉम्प्यूटेशन कैसे करना है? वी हैव सीन दैट टैक्स कॉम्प्यूटेशन फॉर एवरी पर्सन इज डिफरेंट. ठीक है, तो वी सॉ टैक्स ऑन नेट इनकम, हाउ टू कंप्यूट टैक्स ऑन नेट इनकम, राइट. देन वी सॉ रीबेट अंडर सेक्शन 87A. व्हाट डज रीबेट टेल अस? कि जो लोअर इनकम ग्रुप्स में है उनको हम रीबेट देंगे. ओके, रीबेट इज हाउ मच? द पीपल, द रेसिडेंट इंडिविजुअल हुज इनकम इज अप टू 5 लाख रुपीज, उनको टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम या तो 12,500, whichever is lower will be the rebate under section 87A. Okay, no problem. फिर tax less rebate करने के बाद हम next stage पे क्या करते हैं? Add surcharge. What is surcharge? Surcharge is the extra charge. That is what एक्स्ट्रा चार्ज जो हम किस पे एप्लीकेबल करते हैं? इट इज मेड एप्लीकेबल ऑन हायर इनकम ग्रुप्स. मोर द इनकम, मोर द सरचार्ज. ओके, नो प्रॉब्लम. जहाँ जहाँ भी सरचार्ज रहेगा वहाँ से टैक्स प्लस सरचार्ज में से क्या किया जाता है? लेस मार्जिनल रिलीफ किया जाता है, राइट. व्हाट इज मार्जिनल रिलीफ? दैट बिकॉज यू आर चार्जिंग सरचार्ज देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट taxes, the increase in taxes may be more than increase in income, which results into injustice and hardship to the assessee. In that case, what happens? Whatever is the difference between both is what is the relief which is available to that particular assessee. That is nothing but marginal relief. And then at the end, we add what? We add higher secondary education cess, health and education cess. Getting it? Okay, HEC. This is at what percent? It is always at 4%. Right? ओके, तो इन शॉर्ट हमने अब तक क्या देखा? हमने अब तक देखा कि हमें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी कैसे करना है, हमको टैक्स कैसे कंप्यूट करना है. सी नाउ, व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट? इनकम टैक्स. सो टैक्स इज व्हाट? ऑन इनकम. बराबर है ना? तो इनकम टैक्स किस पे कैलकुलेट होती है? ऑन इनकम, माय डियर स्टूडेंट्स. सो नाउ व्हेन आई से इनकम, ओके, yes, now when I say income, my dear students, listen to me very carefully that yes, तो सबसे पहले हमको टैक्स कंप्यूट करने से पहले इनकम कंप्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हमें पता रहेगा कि हमारी कितनी इनकम है तभी तो हम उस इनकम पे टैक्स कंप्यूट कर पाएंगे, करेक्ट. अब व्हेन आई कम टू कैलकुलेटिंग दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम, ओके, व्हेन जब बारी आती है इनकम कंप्यूट करने की, तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी, राइट. अब डिफरेंट असेसीज, डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट कंडीशंस फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस. रेसिडेंशियल स्टेटस और स्कोप ऑफ इनकम, मतलब सेक्शन 6 प्लस सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 टुगेदर डिसाइड्स कि whether that particular assessee will pay tax in India or not. Okay, residential status. What does residential status tell you, my dear students? Yes, what does residential status tell you? Residential status tells you कि that particular person जो है वो assessee इंडिया से affiliated है कि नहीं. Okay, उसके इनकम का इंडिया से कुछ रिलेशन है क्या? अगर उस इनकम का इंडिया से कोई रिलेशन होगा या तो वो इंसान रेसिडेंट होगा. ओके, जैसे हमने क्या देखा कि इन केस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पर्सन्स, इफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज रेसिडेंट देन दैट पर्सन हैज टू पे टैक्स इन इंडिया irrespective of wherever income has been earned.
दिस इज वन कैटेगरी. ओके, सेकंड हमने क्या देखा कि अगर आपकी इनकम इंडियन इनकम होगी, इंडियन इनकम हम किसको कहेंगे, और रेसिडेंशियल स्टेटस हम किसको कहेंगे. ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ इंडिविजुअल इस साल इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, राइट, एंड हेंस दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट. एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं सो दैट वी कैन गो अहेड विद द अदर पर्सन्स. ओके, सेक्शन 6(1) एंड 6(1)(a). 6(1)(a) हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर year. Okay, section 6(1) क्या बोलता है? section 6(1) gives us conditions कि इंडिविजुअल को रेसिडेंट हम कब कहेंगे, एंड 6(1)(a) tells us कि डीम्ड रेसिडेंट कब होगा. ओके, तो टेकन टुगेदर ऑल द प्रोविजंस, हमें ऑल द सेक्शंस एंड देयर प्रोविजंस, हमने क्या देखा है? अ पर्सन इज सेड टू बी अ रेसिडेंट. An individual is said to be a resident if he satisfies any one or both of the basic conditions. Okay, and if he satisfies none of the basic conditions, he is a non-resident. Now, what are the basic conditions? The basic conditions are that उस particular PY में you should be in India for 182 days or more, या तो you should be in India for 60 days or more, और पिछले 4 सालों में आप 365 days or more में होने चाहिए. इसके लिए I have we have already drawn proper timelines and we have decided starting from which year ending to which year. Okay, yes, अब इसके लिए we have 3 exceptions. Okay, we have certain exceptions. In this case, or certain exceptions, only condition 1 is applicable and condition 2 of 60 days plus 365 days is not available. Okay, which are the 3 exceptions? That an Indian citizen leaves India for the purposes of employment permanently outside India in that particular year. जिस साल वो इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है काम करने के लिए, उस साल वो क्या करेगा? इंडिया से पहले अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांधेगा और फिर इंडिया से बाहर जाएगा. करेक्ट. सो इन दैट पर्टिकुलर ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ईयर, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ईयर जिस साल वो इंडिया छोड़ के जाने वाला है, तो उस साल में उसका रेसिडेंट है या नहीं है ये देखने के लिए विच कंडीशन विल बी एप्लीकेबल? ओनली फर्स्ट कंडीशन विल बी एप्लीकेबल. ओके, इफ एन इंडियन सिटीजन इज अ मेंबर ऑफ शिप. Okay, it's a crew member of an Indian ship, very important, crew member of an Indian ship. In that case, what happens? He has to go on the ship, right, work, and he has to come back. But when he boards the ship, when he is on a voyage, sea voyage, okay, sea journey, in that case there might be a possibility कि उसको इंडिया के लैंड्स में आना पड़े, इंडिया के वाटर्स में आना पड़े, इंडिया के कस्टम्स पे आना पड़े, उसका काम करके फिर वापस आउट ऑफ इंडिया के कस्टम्स पे जाना पड़े, फिर वापस इंडिया में आना पड़े, फिर वापस इंडिया से बाहर जाना पड़े. सो व्हाइल डिसाइडिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ सच क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, उन्होंने क्या बोला है? साल में 365 दिन होते हैं. 365 दिन में से उसका जो भी टाइम, काम का टाइम रहेगा, दैट इज डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू डेट ऑफ साइनिंग ऑफ. दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम क्या करेंगे? डीम्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब हम उसको इंडिया में नहीं मानेंगे. ओके, और फिर आए नंबर ऑफ डेज, दोज नंबर ऑफ डेज वुड बी डीम्ड स्टे इन इंडिया. अब इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? बेसिक कंडीशंस तो 2 हैं, पर इस पर्टिकुलर शिप क्रू मेंबर के लिए हम सिर्फ पहला बेसिक कंडीशन अप्लाई करेंगे एंड वी विल check that these balance days should be more than 182 days. Okay, yes, then if yes, that particular ship member is what? Is a resident, else is not a resident. In the third case, Indian citizen or person of Indian origin, okay, जिसका इंडियन इनकम 15 लाख से कम है, 15 लाख या 15 लाख से कम है, अगर वो इंडिया विजिट करने आते हैं, ओके, उनकी पुरानी पुश्तैनी ज़मीन है यहाँ पे, पुश्तैनी हवेली है, ओके, उसकी पुरानी फैमिली है यहाँ पे, ओके, अगर वो इंडिया आते हैं तो यह कंडीशन वुड बी व्हाट? 182 डेज और मोर. बट उनका इंडियन इनकम कितना होना चाहिए? इंडियन इनकम मतलब क्या? इंडिया से रिलेटेड जो उनको इनकम हो रहा है, इंडिया से अफिलिएटेड. ओके, इंडियन इनकम प्लस इनकम फ्रॉम बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. ओके, अगर उसे 15 लाख से कम या 15 लाख तक उनका इनकम आता होगा, ओके, इन दैट केस ओनली फर्स्ट कंडीशन वुड बी एप्लीकेबल. ओके, यस, देन देयर आर 2 स्पेशल केसेस जिसमें इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसका इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, अगर 15 लाख से कम है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो जाएगा एंड नथिंग डूइंग. बट अगर उसका इंडियन इनकम या इनकम फ्रॉम इंडियन रिसोर्सेज इज मोर देन 15 lakhs, इन दैट केस पहला कंडीशन 182 डेज का एप्लीकेबल हो जाएगा. सेकेंड कंडीशन भी एप्लीकेबल होगा, जस्ट कि 60 डेज की जगह पे विल बी रिप्लेस बाय 120 डेज. ओके, यस, एंड
फर्दर द स्पेशल केस, सेकंड स्पेशल केस क्या है कि अगर इंडियन सिटीजन, यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है क्या? नहीं. ओके, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है क्या यहाँ पे? नहीं. ओनली इंडियन सिटीजन हुज इंडियन इनकम इज मोर देन 15 lakhs, और अगर ये इनकम कहीं पे भी टैक्स नहीं है पूरी दुनिया में, तो इंडियंस क्या बोलते हैं, इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलता है, हमको नहीं पता, आपका इनकम इंडिया से रिलेटेड है, आप कहीं पर भी टैक्स नहीं पे करते, अब आप नहीं बच सकते, यू हैव टू पे टैक्स इन इंडिया, you have to pay tax in India. Okay, getting it? This is the concept of deemed resident under section 6(1)(a. Okay, yes. फिर एक बार अगर डिसाइड हो जाए कि इंडिविजुअल रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, उसके बाद काम खत्म हुआ क्या? नहीं. देन यू हैव टू चेक ये जो रेसिडेंट है वो ROR है कि RNOR है. उसके लिए हमारे पास एडिशनल कंडीशंस है. विच आर द 2 additional conditions? That he should be a resident for at least 2 years out of 10 immediately preceding PYs. And second condition is that particular assessee should be present in India for 730 days or more in the last 7 immediately preceding previous years. Okay, yes, agar both conditions satisfy hue, then you are ROR. If any one or none, then you are RNOR. And in these two special cases, these are always deemed to be RNOR. Okay, इसमें आपने को कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. They are always deemed to be RNOR. Okay, yes, so these are the conditions with regards to individual. Further हमने क्या देखा कि in case of HUF के लिए सेक्शन कौन सा है? 6(2). हमको क्या चेक करना है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. होल ईयर पार्टली इन इंडिया रेसिडेंट, होल ईयर पार्टली आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट. उसके बाद काम खत्म हो गया क्या? नहीं. रेसिडेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ROR RNOR. उसके लिए एडिशनल कंडीशंस है. ये कौन सा फुलफिल करना पड़ेगा? कर्ता. ओके, यस, कर्ता. सो कर्ता ने अगर बोथ कंडीशंस फुलफिल किए देन दैट HUF इज रेसिडेंट. अगर एनीवन या नन देन दैट पर्टिकुलर HUF इज RNOR. In case of firm, AOP, BOI, AJP and local authority, you have to check the control and management. Wholly or partly in India resident, wholly outside India non-resident. अब इस केस में रेसिडेंट को फर्दर हमको डिवाइड करना है क्या ROR RNOR के केस में? बिल्कुल भी नहीं. ओनली इंडिविजुअल एंड HUF. Only in case of individual and HUF there is residential status of ROR and RNOR. Okay, बाकी किसी भी person के लिए it is either resident or a non-resident. In case of company, section 6(3), very 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 important. Section 6(3), कंपनी क्या बोला है? कंपनी कैन बी इधर इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी. इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया. इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया. फॉरेन कंपनी का हमको क्या करना है? टर्नओवर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना है. इफ टर्नओवर अप टू 50 crores, ओके, तो ही इज डीम्ड नॉन रेसिडेंट. ओके, इज कंसिडर्ड एज नॉन रेसिडेंट ओनली. अगर उसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा रहा तो फिर हमको उसको आगे पोएम के कंडीशंस में बिठाना पड़ेगा. प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. ओके, इफ दिस प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया रेसिडेंट, आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट. अब POEM कैसे डिसाइड करेंगे? CBDT हैज गिवन गाइडलाइंस विद रिगार्ड्स टू डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ POEM. ओके, तो CBDT ने क्या कहा है? POEM आउटसाइड इंडिया कब रहेगा? कब रहेगा? 2 कंडीशंस. एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, बोर्ड मीटिंग्स, मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स आउटसाइड इंडिया. ओके, अब एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया मतलब क्या? इसके 4 कंडीशंस है. पैसिव इनकम 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. एसेट्स इन इंडिया 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. एम्प्लॉयज इन इंडिया या रेसिडेंट्स इन इंडिया 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और पेरोल एक्सपेंसेस 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इफ ऑल दीज 4 कंडीशंस आर satisfied, then your income is what? Your income becomes what? Come on, my dear students. It is active income outside India. And if active income outside India, majority board meetings outside India, दोनों भी conditions fulfill हुए, that is POEM outside India. If POEM is outside India, then that particular company is a non-resident in India. Clear, everyone? Okay? Yes. Further, yes, one more point. अब passive income मतलब क्या? Income from purchase and sale, both associated enterprises. Okay, अगर purchase associated enterprise, sale non-associated, is it passive income? No. अगर purchase non-associated, sale associated, is it passive income? No. अगर दोनों भी, purchase भी from associated enterprise and sale भी from associated enterprise, then it is passive income. आगे, royalty, dividend, capital gain, interest, rental income are all what? Are all categories of passive income. Getting it, my dear students? Okay, yes. Further, what did we see? Yes, just 1 minute. Yes, so this was all about section 6. आगे हमने क्या देखा? section 5. Section 5 speaks about scope of total income. Total income is either Indian income or foreign income. Okay, अब Indian income और foreign income की अगर हम बात करते हैं
तो इंडियन इनकम मीन्स वन विच इज एक्रूड और एंड और रिसीव्ड इन इंडिया. मतलब क्या? एक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इंडियन इनकम. एक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम. बोथ एक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम. अगर दोनों की दोनों आउटसाइड इंडिया होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? फॉरेन इनकम कहा जाता है. इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया. इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया. ओके, फॉरेन इनकम को टैक्सेबिलिटी चेक करने के लिए हमको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है और दोनों की जुगलबंदी से हम डिसाइड करेंगे कि वेदर टैक्सेबल इन इंडिया और नॉट. ओके, यस, इसमें आगे हमने देखा इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया. इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे. ओके, विच वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने इसमें देखे कि बिजनेस कनेक्शन इंडिया में होना चाहिए. स्पेशली मैंने आपसे लिखा के लिया है इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन. इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है. ओके, परचेज फॉर एक्सपोर्ट्स, right, then cinematographic films, newspapers, right, then SEZ special zones में अगर आपको diamonds display करना है तो right, so these are not deemed not to be business connection. मतलब अगर आप ये सब करते हो तो आपका business connection नहीं है, मतलब not accrued in India. okay, तो अगर इंडिया से बाहर रिसीव हुआ होगा then yours is not an Indian income. आपको इंडिया में टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, अगर बाकी के किसी भी केस में आपका कनेक्शन बिजनेस कनेक्शन इंडिया के साथ रहा, ओके, in that case what it would be accrued in India, then it would be Indian income और आपको इंडिया में उसका टैक्स पे करना पड़ेगा. ओके, और हमने क्या देखा था कि सेक्शन 9 डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया में क्या क्या कवर्ड है? सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट to Indian citizens who are working outside India, राइट, फिर उनका अग्रीमेंट होना चाहिए, राइट. फिर हमने दूसरा क्या देखा कि अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है और अगर उससे रिलेटेड किसी आउटसाइड इंडिया में किसी को उसका बेनिफिट हो रहा है, इनकम हो रहा है, राइट, in that case it would be deemed to be accrued in India. okay, ऐसे कई सारे केसेस हमने देखे. ओके, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज अगर गवर्नमेंट से मिल रहा है नॉन रेसिडेंट को, ओके, आउटसाइड इंडिया में, तो it would be deemed to be accrued in India and it would be Indian income, therefore taxed in India. ओके, यस, बाकी सब केसेस में हमको देखना है कि बिजनेस प्रोफेशन इंडिया में है या नहीं. अगर हाँ तो then it would be accrued to be in India, Indian income and taxable in India. Clear? Okay, everyone. Okay, yes, so these are the main highlights of the residential status chapter. Okay, yes, अब ये residential status हमारा decide करेगा. Okay, see, ये residential status हमारा decide करेगा whether income would be taxed in India or not. And suppose every resident की पूरी global income will be taxable in India and all types of Indian income will be taxable in India, no matter whatever be the residential status. ठीक है, समझ गए. अब आगे हमने, जैसे आपको याद होगा तो हमने क्या देखा? We have seen that there are unlimited sources in which a particular assessee can earn income, correct? But income under income tax can be taxed only under 5 heads. First is income from salaries, then income from house property, then profits and gains from business and profession, capital gains and income from other sources. पहले हम लोग broadly इन 5 heads को short में समझ लेते हैं and then we shall go in detail and see कि कैसे हमको income compute करना है. Okay, जिस income पे हमको tax calculate करना है, हमने tax calculation देखा, पर टैक्स कैलकुलेशन तो आखिर इनकम पे करना है, राइट. तो ये इनकम कितनी आएगी वो अब हम देखना स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट हेड इज इनकम फ्रॉम सैलरीज. व्हाट इज मेंट बाय इनकम फ्रॉम सैलरीज? इनकम फ्रॉम सैलरीज मतलब अगर आप किसी के अंडर काम करते हो, अगर आप किसी के यहाँ पे जॉब करते हो, ओके, in that case what happens employer pays you salary और आपका इनकम होता है, उस इनकम पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है. नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट? घर, दुकान, मकान, राइट. तो हम ये जब किसी को रेंट पे देते हैं, ओके, जो रेंटल इनकम हमको आता है, इट इज कवर्ड अंडर दिस हेड. देन प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. हर कोई अपना कोई बिजनेस करता है, कोई प्रोफेशन करता है, किसी का ट्रेडिंग है, किसी की सीए की प्रैक्टिस है, राइट, किसी का हॉस्पिटल है और किसी का क्या है, किसी का से फॉर एग्जांपल सीएस की बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, 4-5 सीएस एक साथ आके काम कर रहे हैं, राइट. सो इन दिस केसेस उनको भी क्या होता है, वो लोग अपना बिजनेस करते हैं, वो लोग अपना प्रोफेशन करते हैं, करेक्ट, और फिर उनको क्या होता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स होते हैं.
हैं, राइट. सो प्रॉफिट्स एंड गेन्स, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन वुड बी टैक्स्ड अंडर दिस हेड. फिर कैपिटल गेन्स में क्या आएगा? कैपिटल गेन्स इज रिलेटेड टू कैपिटल एसेट. व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल एसेट? हर बिजनेस में दो प्रकार के एसेट्स होते हैं. एक जो एसेट जिसका हम गुड्स होते हैं, राइट, जिसको हम बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं. सो जिसको बेच के हम प्रॉफिट कमा रहे हैं वो तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स में कवर हो गया, राइट. बट जहाँ पे हम ये गुड्स रखते हैं वो गोडाउन, बिल्डिंग, राइट, दी एसेट्स, बड़े बड़े एसेट्स जो अपने पास होते हैं, इनको बेच के जब हम इनकम करते हैं, इनको ट्रांसफर करके जब आप इनकम कमाते हैं, तो ये पर्टिकुलर इनकम विच इज रिलेटेड टू कैपिटल एसेट्स इज कवर्ड अंडर द हेड कैपिटल गेन्स. ओके, मतलब ये क्या हो गया? जॉब, ये क्या हो गया? रेंटल इनकम, ये क्या हो गया? प्रॉफिट्स, और ये क्या हो गया है? सेल ऑफ एसेट्स. फाइन, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स. अगर जो भी इनकम इन चारों हेड्स में नहीं बैठती, दैट गोज इनटू इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. यस, सोचो और बताओ ऐसे कौन से इनकम्स है जो यहाँ पे कवर नहीं होते. कम ऑन, ये टाइम स्टार्ट्स नाउ. सोचो और मुझे बताओ ऐसे कौन से इनकम है जो यहाँ पे कवर नहीं होते. यस, टेल मी. Yes, anyone? Interest income. Okay, I think all of us must be having savings bank account. Savings bank account में हमको इंटरेस्ट मिलता है, बराबर है. अब मुझे बताओ, क्या इंटरेस्ट इनकम, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ बैंक? नो. बराबर है ना? बराबर है. अगर आप एम्प्लॉय ऑफ बैंक भी होंगे, चलो, तो क्या आप एम्प्लॉय हो इसलिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है क्या? नहीं. आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में बैलेंस है इसलिए आपको इंटरेस्ट मिलता है. आपने फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे डाले हैं इसलिए आपको फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट मिलता है. करेक्ट. सो इनकम फ्रॉम सैलरीज में नहीं जाता. टेल मी, इज इट रेंटल इनकम? इज इट रिलेटेड टू एनी हाउस प्रॉपर्टी? नो. तो वो सेकंड हेड पे नहीं जाएगा. इज इट बिकॉज ऑफ योर बिजनेस और प्रोफेशन? नो. राइट, तो वो यहाँ पे भी नहीं जाएगा. राइट, राइट एवरीवन. फिर आगे, फिर आगे, इज इट बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट? नो. तो वो कैपिटल गेन्स में भी नहीं जाएगा. सो आइडियली ये पर्टिकुलर इनकम विल बी कवर्ड वेयर विल दिस इनकम बी कवर्ड माय डियर स्टूडेंट्स? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ओके, आपको डिविडेंड मिलता है, आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, बराबर है. शेयर्स बेचे तो दैट बिकम्स माय एसेट, तो वो तो कैपिटल गेन्स में जाएगा. बट शेयर्स पे जो मुझे डिविडेंड मिल रहा है, इज इट बिकॉज ऑफ माई सैलरी? इज इट बिकॉज ऑफ माई जॉब? नो. इज इट माई रेंटल इनकम? नो. इज इट माई बिकॉज ऑफ माई बिजनेस ऑफ प्रोफेशन? अगर मैं ट्रेडर हूँ, स्टॉक ट्रेडर हूँ, और मैं लोगों के शेयर्स लेके ट्रेडिंग करती हूँ, राइट, इन दैट केस इफ आई एम अर्निंग एनी प्रॉफिट्स, तो वो बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा. बट अगर मैंने मेरे खुद के शेयर्स, मेरे खुद के पैसे शेयर्स में इन्वेस्ट किए हैं और अगर मुझे डिविडेंड मिल रहा है, तो इज दिस अ पार्ट ऑफ माई बिजनेस? नो. देन विल इट बी कवर्ड अंडर दीज हेड्स? नो. Then where will it go? It will come from, it will go to income from other sources. Do you understand? Okay, ये broad category समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है my dear students? This is very important कि जब तक हम लोग इसका categorization नहीं समझेंगे, जब तक अपने दिमाग में फिट नहीं हो जाएगा कि इनकम चाहे कितने भी प्रकार के क्यों नहीं हो, इनकम टैक्स के पर्पजेस के लिए इनकम इज ओनली ऑफ 5 टाइप्स: सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन का प्रॉफिट्स, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इनकम टैक्स के लिए इनकम्स आर ओनली एंड ओनली ऑफ 5 टाइप्स. ओके, फिर इनका हम एडिशन करने के बाद, इसमें से हमको क्या करना पड़ता है? लेस लॉसेस. ओके, नॉट नेसेसरीली कि एवरी ईयर हमारा प्रॉफिट्स ही होगा. जब हम बिजनेस करते हैं, जब हम प्रोफेशन करते हैं, राइट, तो यू नो देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज. से एक पैंडमिक आ गया, एवरीथिंग वेंट अंडर लॉकडाउन. ओके, जो जहाँ पे हमारा 50 लाख का टर्नओवर होता था, अब वो टर्नओवर 5 लाख भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है, राइट. बट खर्चे तो देने ही पड़ते हैं, राइट. मैंने मैनेजर को काम से निकाल दिया और अगले साल लॉकडाउन खत्म हो गया, एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल, तो मुझे अब नया मैनेजर ढूंढना पड़ेगा, राइट. तब वो मुझे इतना अच्छा मैनेजर मिले नहीं मिले, सो माई सैलरी, एक्सपेंडिचर, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, ओनली माई इनकम हैज स्टॉप्ड. सो दैट मीन्स कि मेरे लॉसेज आए, बराबर है. नहीं, दिस लॉसेज कैन बी व्हाट, से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक साल में प्रॉफिट कमाया 100 करोड़, ओके, और अगले साल में मैंने नुकसान कमाया 250 करोड़, बराबर है. मतलब मेरा कितना हुआ? 100 करोड़ के इनकम में से 250 करोड़ अगर लेस हो गया तो 150 करोड़ लॉस है, बराबर है. ये लॉस मैं फिर से और एक साल के प्रॉफिट के अंडर अगेंस्ट एडजस्ट कर सकती हूँ. दिस इज नोन एज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस.
अंडरस्टैंडिंग? इसके ऊपर अपने पास एक पूरा सेपरेट चैप्टर है जिसमें हम डिटेल में देखेंगे कि कौन सा इनकम हम कौन से लॉसेस के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स? पहले हमको सारी की सारी इनकम 5 टाइप्स में कैटेगराइज करना है. उसके बाद उनमें अगर कोई लॉसेज रहा तो वो एडजस्ट करना है. अब जो इनकम बचा वो प्योर एंड प्योर क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम. दैट इज व्हाट? ग्रॉस टोटल इनकम. शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलता है GTI. क्या बोला जाता है? GTI. गेटिंग इट? ओके. इस GTI में से लेस होते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U. सी अंडरस्टैंड. गवर्नमेंट को भी पता है कि अपने इनकम में से कुछ पार्ट टैक्स के रूप में देना कितनी मुश्किल बात है. क्यों? क्योंकि हम खून पसीना एक करके, मेहनत करके, आइडियाज़ निकाल के, नए नए एवेन्यूज़ ढूंढ के, इतने कंपटीशन को बेयर करके हम इनकम अर्न करते हैं, राइट. और फिर इस इनकम में से टैक्स पे करना पड़ता है, राइट. तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? माय डियर असेसी, आपके प्रति हमारी सहानुभूति है और इस सहानुभूति के तौर पे हमने आपको डिडक्शंस दिए हैं. मतलब क्या? ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स है जिसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया, ओके, तो आपको क्या होगा? आपको इसको डिडक्शन मिल जाएगा. दैट मीन्स आपका ग्रॉस टोटल इनकम में उतना कम हो जाएगा और जितना आपका इनकम कम हो जाएगा उतना आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा. ओके. So broadly, from the entire bulk of income, you have deductions being given under chapter 6A. ओके. यस. तो इसका मतलब क्या है कि सैलरीज में, हाउस प्रॉपर्टी में, प्रॉफिट्स एंड गेन्स में, CG में, अदर सोर्सेज में, क्या देयर विल नॉट बी एनी डिडक्शंस? यस. These individual heads also have their own deductions. Okay. These individual heads also have their own deductions, my dear students. मतलब क्या करना है हमको? वी हैव टू गो. हमें क्या करना है? सबसे पहले हमारे सामने जब किसी का इनकम आता है तो सबसे पहले हमको क्या करना है? उसका इनकम 5 हेड्स में सेग्रीगेट करना है. 5 हेड्स में उसका इनकम सेग्रीगेट होने के बाद उस इनकम में जाके, उस हेड में जाके उसको क्या डिडक्शंस है वो कैलकुलेट करने हैं. फिर ऐसे करके 5 हेड से इनकम का टोटल लेना है और इस टोटल इनकम में से भी कुछ हमको डिडक्शंस मिलते हैं. उस डिडक्शंस को अवेल करके हमको क्या करना है? नेट इनकम निकालना है और इस नेट इनकम पे कंप्यूट होता है टैक्स. इस नेट इनकम पे कंप्यूट होता है टैक्स. गेटिंग इट माय डियर स्टूडेंट्स? गेटिंग इट? ओके. यस. नाउ फर्दर हमने नेट इनकम निकाला, हमको टैक्स कंप्यूटेशन पता है. ओके. यस. सो द फर्स्ट, व्हाट आर द स्टेप्स? कम ऑन, लॉजिकली यू टेल मी व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स. फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ पर्सन्स. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द कैटेगरी ऑफ पर्सन. उसके बाद हमको क्या चेक करना है? उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, और उसका इंडियन इनकम क्या है. ओके. फिर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ इनकम देखने के बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे? उसकी इनकम को कैटेगराइज करेंगे 5 हेड्स के अंदर. फिर हर हेड में जाके उसका इंटरनल डिडक्शन लेंगे, इंटरनल कैलकुलेशंस करेंगे उस हेड के प्रोविजंस के अंडर, राइट. और फिर उसके बाद सारा इनकम टोटल करके टोटल में से जो डिडक्शंस मिलते हैं वो लेंगे और फिर उस इनकम पे हम लोग टैक्स कंप्यूट करेंगे. सिंपल, easy. टैक्स कैसे कंप्यूट करना है? व्हाट आर द डिफरेंट रेट्स एप्लीकेबल टू डिफरेंट पर्सन्स? वी हैव डन ample amount of practice for this. Getting it? Sure? Everyone? Okay? Yes. Let's quickly go ahead further. Okay? अब आगे अब हम लोग क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू सी दिस पर्टिकुलर हेड इन डिटेल टुडे. वी आर गोइंग टू बिगिन विद द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज. ओके. तो हमने इनकम टैक्स स्टार्ट करने से पहले, ओके, जस्ट गिव मी 1 minute माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल गेट बैक टू यू.
यस, ओके, तो हम क्या करने वाले हैं नाउ, इनकम फ्रॉम सैलरीज. बट बिफोर आई गो हेड, ओके, आई वांट टू टेल यू समथिंग. हम क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग इनकम टैक्स. When we are studying Income Tax Act together, that particular Income Tax Act has its own charging section as Section 4. Then this particular Income Tax Act is divided into 5 heads: salaries, income from salaries, income from house property, profits and gains from business and profession, income from capital gains, and income from other sources. फिर इन 5 sources से जो income आता है उसमें से deductions less करते हैं और उस पर हम tax compute करते हैं. Okay? Yes. So now these 5 heads of Income Tax Act is like 5 different worlds. Why 5 different worlds? Because the kind of income which is covered in each and every head is very much different from the others. बराबर है? Okay, ठीक है. पहला हेड बोलता है कि हम सैलरी इनकम, बराबर है. मतलब सैलरी इनकम में कौन से प्रकार की इनकम इंक्लूड होगी, कौन से प्रकार की इनकम इंक्लूड नहीं होगी, राइट. अगर हमको एनी बेनिफिट, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट दे रहा है तो वो किस प्रकार से टैक्सेबल होगा. ऑल ऑफ दिस इज एक्सप्लेन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज, बराबर है. बट बिफोर स्टडिंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू स्टडी इज, माय डियर स्टूडेंट्स, कि एवरी हेड, जैसे इनकम टैक्स का कोई चार्जिंग सेक्शन है, एवरी हेड ऑफ इनकम ऑल्सो हैज इट्स चार्जिंग सेक्शन. ओके, जब हम सैलरीज की बात करते हैं, wherever we speak about सैलरीज की बात करते हैं तो सेक्शन 15 to section 17. Okay, section, I'll write here section 15 to section 17. We are going to study section 15 to section 17. Okay, इसके साथ साथ okay, see, section 10 deals with certain exemptions. Okay, मैम, अब तक आपने डिडक्शंस बताया, अब तक आपने इनकम बताया, हेड्स ऑफ इनकम बताया, अब ये exemptions कहाँ से आ गया? What is meant by exemption? Okay, and what is meant by deduction? Okay, yes, tell me my dear students. सोचो, exemptions और deductions में major difference क्या है? Come on, who will tell me? Yes, tell me. सोचो, सेम है, सिनोनिमस है, फिर एक जैसे वर्ड्स क्यों नहीं यूज किया है? कहीं पे एग्जाम्पशन, कहीं पे डिडक्शन, ऐसा क्यों यूज किया है? कुछ तो लॉजिक होगा उसके पीछे, कुछ तो लॉजिक होगा. यस, बोलो बोलो. एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस क्यों अलग अलग वर्ड्स यूज किए गए हैं? यस, nobody? I'll tell you. See, exemptions or deductions. What happens with respect to exemption? See, एग्जाम्पशन और डिडक्शन का मेन इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? सी, डिडक्शन और एग्जाम्पशन, हमने एग्जेम्प्ट वर्ड देखा है. ओके, एग्जेम्प्ट वर्ड मतलब क्या? कि उस पे टैक्स ही नहीं होता, उस पे टैक्स ही एप्लीकेबल नहीं होता. मतलब क्या? इन केस ऑफ एग्जेम्पशंस व्हाट वी डू इज, इनकम कैलकुलेट करते वक्त जितना अमाउंट एग्जेम्प्ट है वो हम लेते ही नहीं है, वो उधर ही डिडक्ट कर देते हैं और फिर उसको लेस करके ही इनकम जो होता है वही लेते हैं. बट इन केस ऑफ डिडक्शंस, मैं जो बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ना माय डियर स्टूडेंट्स. बट व्हेन वी स्पीक ऑफ डिडक्शंस, व्हाट हैपेंस माय डियर स्टूडेंट्स इज, हम लोग डिडक्शन में जो अमाउंट होता है ना वो पहले इनकम में ऐड करते हैं, फिर डिडक्शंस के नाम पे उसको लेस करते हैं. मीन्स वी आर नॉट गेटिंग एनी एक्स्ट्रा बेनिफिट फॉर डिडक्शंस. सिर्फ नील इफेक्ट होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? नील इफेक्ट. क्यों? क्योंकि हमने ऊपर ऐड कर दिया, यहाँ पे लेस कर दिया, मतलब हमने सिर्फ उस पे उसका नील इफेक्ट दिया है, उस पर टैक्स नहीं आएगा, बराबर है. बट इन केस ऑफ एग्जेम्पशन हम उसको इनकम में इंक्लूड ही नहीं करते. वी डू नॉट कंसिडर इट, वी डू नॉट ऐड इट इन द इनकम. सो लेस करने का तो कुछ सवाल ही नहीं होता. वी डू नॉट ऐड इन द इनकम ओनली एट द फर्स्ट प्लेस. अंडरस्टैंडिंग? मतलब अपने इनकम में से वो लेस हो जाता है, उसके लेस reduced amount of income पे अपने को टैक्स पे करना पड़ता है. बट इन केस ऑफ डिडक्शन, दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज फर्स्ट एडेड एंड देन डिडक्टेड वंस अगेन. मतलब एक्चुअली उसका नील इफेक्ट हो गया, एक बार ऐड हो गया, एक बार लेस हो गया, नील इफेक्ट हो गया, राइट. बट इन केस ऑफ एग्जाम्पशन, दैट एग्जाम्पशन गोज टू रिड्यूस योर इनकम बाय दैट पर्टिकुलर अमाउंट. वो इनकम में से लेस हो जाता है एंड ऑन दैट रिड्यूस्ड इनकम यू हैव टू पे इनकम टैक्स. Getting it? So this is the basic difference between exemptions
and deductions. Okay, yes. Now section 10 एक ऐसा स्पेशल सेक्शन है जो यूजुअली एग्जेम्पशंस से डील करता है. Okay, now majority of the exemptions which are covered under section 10, majority of these exemptions are related to salary income. ओके, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रेचुइटी, पेंशन, ये वर्ड्स हमने बहुत अपने नॉर्मल रेगुलर लाइफ में बहुत बार सुने होंगे, राइट? क्योंकि बहुत लोगों के, जैसे अपने बहुत लोगों में से फादर्स जो होते हैं हु आर व्हाट, दीज आर दे आर वर्किंग इनटू कंपनीज, तो कंपनीज में काम करते हैं तो उनको ग्रेचुइटी मिलता है, उनको पेंशन मिलता है, राइट? राइट, तो यू आर वेल अवेयर ऑफ दीज वर्ड्स. अब ये वर्ड्स में जो एग्जेम्पशंस है, इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 10. बट ये आपको एग्जेम्पशंस क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज यू आर अंडर एम्प्लॉयमेंट विद समवन एल्स, राइट? सैलरीज इज अ हेड विच डील्स विद इनकम विच इज जनरेटेड फ्रॉम सच एम्प्लॉयमेंट. करेक्ट. सो इसलिए हम लोग जब सैलरीज का हेड पढ़ेंगे तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू रेफर टू दोज एक्सेप्शंस विच आर एग्जेम्पशंस विच आर रिलेटेड टू सैलरीज. ओके, इसलिए लिखते वक्त ही मैंने ऐसा लिखा है कि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं. इनकम फ्रॉम सैलरीज में हम लोग सेक्शन 15 टू सेक्शन 17 पढ़ने वाले हैं. इसके साथ साथ सेक्शन 10 के कुछ एग्जेम्पशंस भी पढ़ेंगे. गेटिंग इट? ओके, यस. नाउ लेट्स बिगिन विद इनकम फ्रॉम सैलरीज. नाउ इनकम फ्रॉम सैलरीज, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, इनकम फ्रॉम सैलरीज, कुछ कंडीशंस हैं. देयर आर अ फ्यू कंडीशंस which need to be fulfilled so that income be taxable under the head salaries. Now, what are these conditions which are applicable? The first condition that is applicable is there must be an employer-employee relationship. What is the meaning of this? What is the meaning of employer-employee relationship? Yes, tell me. Employer-employee relationship matlab there should be one person. Okay, say there is Mr. X. And there is one Mr. Y. Okay, now Mr. X has his own business, right? Right? Now, because he has his own business, okay, he is giving most of his inputs, right? But आज के ज़माने में हर चीज़ एक जन करना पॉसिबल नहीं है. सो मिस्टर एक्स रियलाइजेज दैट नो, आई नीड हेल्प ऑफ समवन एल्स इन ऑर्डर टू असिस्ट मी इन परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज इन बिजनेस, राइट? तो वो वाई को क्या बोलता है? ओके, तू मेरे यहाँ पे आके काम कर, आई विल पे यू सैलरी. ओके, I will pay you. Okay, yes, 1 minute. Yes, I will pay you what? I shall pay you salary. Do you understand, my dear students? Okay, okay, yes. Now I will make a small twist in the question. Okay, अब एक्स था, एक्स का बिजनेस था, बराबर है. अब एक्स ने 50 लाख रुपए डाले एज कैपिटल इन द बिजनेस. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज बहुत कंपटीशन बढ़ गया, स्कोप बढ़ गया, राइट? अब जरूरत पड़ी कि 50 लाख से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करें, तो ही टुक लोन ऑफ 10 लाख 20 लाख. ओके, एंड ही मेट द बिजनेस नीड. फिर भी बिजनेस की नीड्स खत्म नहीं हुई. नाउ ही वांट्स मोर ऑफ कैपिटल. तो उसने क्या डिसाइड किया? वाई को बोला, वाई डोंट यू जॉइन माई बिजनेस, एंड बिकॉज यू आर जॉइनिंग बिजनेस एंड यू आर गिविंग मी कैपिटल, I will give you profits. I will give you profits. अब अगर केस 1 और केस 2 दोनों भी केस में हम देखते हैं तो Y is going to work along with X, right? Right? And earn what and perform his business duties. Now, in the first case where he receives salary, who is going to be the boss? The boss is always going to be X, and Y is what? Y is just a part of the team. So here he is known as what? There prevails employer-employee relationship. But in the second case, Y becomes what? Y goes to become what? Equivalent to X. जैसे X का औकात रहेगा उतना ही Y का भी रहेगा बिजनेस. जो X का पोजीशन रहेगा वही Y का भी पोजीशन रहेगा बिजनेस में, right? In that case, what happens is X and Y becomes in par with each other. X and Y become in par with each other. In that case, there is no employer-employee relationship. जब employer-employee relationship होता है, only then comes the concept of salary. Okay? जब अगर वो profits ले रहा है, that means he becomes a part of the business. उसमें उसका जो income आएगा, that will be considered as profits and gains from business and profession.
Understanding everyone. Okay, so there should be an employer-employee relationship, master-servant relationship. Okay, there should be a master and there should be a servant. Okay, then this is known as what? Then only and only then there arises income from salaries. So the most important, very important from MCQ's point of view. Okay, so the most important thing that should prevail is what, my dear students? The first most important thing that should prevail is the employer-employee relationship. इन दोनों में क्या होना चाहिए? Employer and employee relationship होना चाहिए. Only if employer-employee relationship is there comes the question of income under the head salaries. Clear, my dear students? Okay, yes, ठीक है. अब ये तो समझ गए हम कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए टू अर्न इनकम अंडर द हेड सैलरीज. ओके, अब अगला पॉइंट, देयर आर सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप. द फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज. वेरी इंटरेस्टिंग. What is meant by contract of service? Contract of service means there is one X and there is one Y. इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स. और जो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मतलब वाई ने क्या बोला है कि मैं खुद आपके यहाँ पे क्या करूँगा? आपके यहाँ पे न्यौछावर हो जाऊँगा आपके बिजनेस पे. मैं आपको क्या दूंगा? मेरी सर्विस दूंगा. अंडरस्टैंडिंग? मतलब मैं खुद न्यौछावर हो जाऊँगा आपके बिजनेस पे. इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हाट? माई सर्विस. मेरी पूरी जिंदगी, मेरा पूरे कर्म, मैं सब कुछ आपके नाम कर दूंगा मिस्टर एक्स फॉर योर पर्टिकुलर बिजनेस. दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस? Contract for service means there is one Mr. X and there is one Mr. Y. Okay, तो Y X को क्या बोलता है कि ओके तेरा क्या हो गया? तेरे यहाँ पे मशीन खराब हो गई, आई विल गिव यू सर्विस. ओके, तेरे यहाँ पे मशीन का सर्विसिंग करना है, आई विल गिव यू द सर्विस. ओके, तेरे यहाँ पे गुड्स डिलीवर करने हैं, आई विल गिव यू सर्विस. मीन्स आई विल बी प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज, ऑल द सर्विसेज विच आई कैन प्रोवाइड टू यू. But I am what? I am responsible for these services. I am not responsible for myself, my own self to you. Understanding? मतलब मैं खुद को न्यौछावर नहीं करने वाला. आपने जितने सर्विसेज बोले हैं मैं उतने सर्विसेज आपको दूंगा, मेरे पैसे लूंगा और चलता बनूंगा आपकी फैक्ट्री से. बट इफ इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, मुझे 10 से 6 रुकना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए. जितना टाइम मेरा फिक्स हुआ है, आई हैव टू बी प्रेजेंट ऑन द फ्लोर. राइट, आई हैव टू बी प्रेजेंट. जब भी माई एम्प्लॉयर नीड्स मी, आई हैव टू बी देयर. मैं खुद को न्यौछावर कर दूंगा अपने एम्प्लॉयर को. बट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, मुझे उतना सर्विस देना है, पैसा लेना है और वहां से चले जाना है. अंडरस्टैंडिंग? सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस स्पीक्स अबाउट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप. सो जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होगा, इट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज. बट जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होगा, मतलब क्या? मेरा बिजनेस है सर्विसेज प्रोवाइड करने का, मेरा बिजनेस है मशीनों का क्या करने का? रिपेयरिंग, मेंटेनेंस का काम करना. ओके, तो क्या हुआ? स्लैक सीजन था एक्स के बिजनेस का, तो उसने वाई को बोला कि आप आओ और अपने यहाँ पे सारे मशीन्स का सर्विसिंग कर दो. तो वाई विल कम, प्रोवाइड इज सर्विस और अपना बोरिया बिस्तर उठा के निकल जाएगा. ओके, बट इफ इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, वाई बस ऐसे ही नहीं निकल के जा सकता. ही हैज टू बी देयर कंटिन्यूअसली फॉर द फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम. So that is the main difference between contract of service and contract for service. Contract of service is always a part of income from the head salaries, and contract for services will be covered under PGBP. Why? Profits and gains from business or profession. Because मेरा काम है मशीनों का मेंटेनेंस करना, और बिकॉज मैं ये मेंटेनेंस कर रहा हूँ तभी तो मुझे क्या मिल रहा है? इनकम हो रहा है. इसलिए इट इज़ माई ड्यूटी to provide these services. Understanding? It is my business to provide these services. Clear? Okay, so the first important feature for employer-employee relationship is there should be what? Contract of service. Then it will be covered under the head salary. If it is contract for services, कि आओ और ये काम करके चले जाओ, in that case it will be covered under the head PGBP.
Okay, second is there should be a master servant relationship. Now the next question that I'm going to ask you is very important. Okay, अब अगर हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की बात करते हैं तो देर इज वन एम्प्लॉयर, देर इज वन एम्प्लॉय, बराबर है ना. एम्प्लॉयर इज वॉट, एम्प्लॉयर इज पेइंग वॉट सैलरी टू एम्प्लॉय. करेक्ट, करेक्ट, ठीक है. अब जो हम इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, हम जो इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट करेंगे तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आता है, वेदर इट विल बी फॉर एम्प्लॉयर और वेदर इट विल बी फॉर एम्प्लॉय. हम किसके लिए इनकम फ्रॉम सैलरीज कंप्यूट करेंगे. सी अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स कि जब हम इनकम टैक्स, वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट टैक्स, टैक्स इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन इनकम. जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो एम्प्लॉयर के हाथ में तो देयर इज एक्सपेंसेस, whereas there is income in the hands of employee. अब इनकम किसके हाथ में हुआ, एम्प्लॉय के हाथ में हुआ. हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज टैक्स ऑन इनकम. सो हु इज अर्निंग द इनकम, इनकम इज अर्न बाय एम्प्लॉय. देयरफॉर इनकम फ्रॉम सैलरीज इज एप्लीकेबल टू एम्प्लॉय. हम लोग एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करेंगे. Okay, we are going to calculate it from employee's point of view. What is the meaning of employee's point of view? Employee को employer से जो मिलता है, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जो मिलता है वो सब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विल मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स और उसकी टैक्सेबिलिटी का असेसमेंट करेंगे और फिर वी विल सब्जेक्ट दैट, उसको हम इनकम में कैलकुलेट करेंगे और फिर उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे. डू यू अंडरस्टैंड. सो हम जो भी इनकम फ्रॉम सैलरीज, ये जो भी वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन 15 टू सेक्शन 17 अलॉन्ग विद सेक्शन 10. ओके, इट इज़ व्हाट, इट इज़ फ्रॉम एम्प्लॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू. हमको किसके नज़रिए से देखना है, एम्प्लॉय के. ओके, मतलब जिसको सैलरी मिल रही है, जिसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको करना है. वाई, बिकॉज इनकम इज इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय एंड वी हैव टू कैलकुलेट टैक्स ऑन इनकम. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन. Okay, yes, so this is one of the most important parts. Let's go ahead further. आगे second point, the next point is, the third point is direct supervision and control. Direct supervision and control of employee. सुपरविजन किसका होना चाहिए, ऑफ द एम्प्लॉयर. किसका सुपरविजन होना चाहिए, एम्प्लॉयर. वो चाहे खुद से करे या करवा के ले, वो चाहे खुद से करे या करवा के ले. ओके, बट यू आर आंसरेबल टू हुम, यू आर आंसरेबल डायरेक्टली टू द एम्प्लॉयर. ओके, अगर आपको मैनेजर को आंसर करना है एंड मैनेजर इज, हायरार्की होती है ना बिजनेस में, बराबर है ना. से आप शॉप फ्लोर पे काम करते हो तो आपका कोई प्रोडक्शन मैनेजर होगा तो आपको प्रोडक्शन मैनेजर को रिपोर्ट करना है और प्रोडक्शन मैनेजर जाके बॉस को बोलेगा, राइट. यू डू नॉट हैव द राइट डायरेक्ट एक्सेस टू द सीईओ ऑफ द कंपनी. करेक्ट, करेक्ट. तो इन दैट केस उनका क्या कहना है कि एक्चुअली सुपरविजन कौन कर रहा है, सीईओ, राइट. एक्चुअली सुपरविजन कौन कर रहा है, सीईओ. बट बिकॉज ही कैन नॉट डायरेक्टली बी प्रेजेंट ऑन द शॉप फ्लोर एवरी टाइम, ही हैज हायर्ड अ प्रोडक्शन मैनेजर हु विल बी रिपोर्टिंग ईच एंड एवरी डिटेल टू द सीईओ. गेटिंग इट? Okay, yes. And the next important point is it is distinct from principal and agent relationship. There's a lot of difference between employer and employee and principal and agent. प्रिंसिपल एंड एजेंट क्या करता है, प्रिंसिपल को जो चाहिए वो प्रोक्योर करके देना या उसके गुड्स सेल करना फॉर कमीशन. उसको क्या मिलता है वहाँ पे, कमीशन मिलता है. बट यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इज नॉट रिलेटेड जस्ट टू प्रोक्योरमेंट और सेल बट फॉर ऑल द ओवरऑल एक्टिविटीज एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस एंड द ऑर्गेनाइजेशन. राइट, राइट. एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, right. Agent is only related to the organization for certain parts of the transactions. Do you get it, my dear students? Okay, so there's a lot of difference between master servant, employer employee relationship and principal and agent relationship. Okay, yes. Now next point further, director of company. Okay, हर कंपनी का डायरेक्टर होता है, राइट. तो अब अपने दिमाग में सवाल आया, अब डायरेक्टर है तो वो कंपनी से कुछ ना कुछ लेगा ही, ऐसे थोड़ी ना फ्री में तो कोई किसी के लिए काम नहीं करता. सो एवरी डायरेक्टर ओके गेट्स डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, राइट. आपने यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस वर्ड, राइट. सो एवरी डायरेक्टर हैज डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन. तो आपके दिमाग में आया कि ये डायरेक्टर भी तो कंपनी का ही काम कर रहा है, राइट. सो उसको भी तो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन मिल रहा है, राइट. सो इट शुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज. ओके, बट व्हाट डज इनकम टैक्स एक्ट सेज, इनकम टैक्स एक्ट सेज रुको, डायरेक्टर कई प्रकार के होते हैं.
होल टाइम डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कौन है, चेक करो. ओके, यू हैव टू चेक व्हाट इज द अग्रीमेंट. ओके, यस, you have to check. Yes, you have to check what is the agreement of the company with that particular director. If the director is a whole-time director, if the director is a whole-time director, in that case whole-time director is considered to be the employee of the company, because उसका क्या होता है, whole time, वो पूरे टाइम, ओके, सिर्फ एक ही अपने कंपनी का ही काम करता है. अरे just a minute. Yes. So in that case, whole-time director is what, employee of the company. और whole-time director को जो भी remuneration मिल रहेगा, it will be taxable under the head salaries. Okay. Say there is one non-executive director. अब मुझे बताओ क्या non-executive director के पास एक ही काम है इस कंपनी का? No. Right. He is going to come, he is going to give his unbiased opinion and walk off. Right. उसके लिए उसको जो remuneration मिलता है, ओके, उसके लिए उसको जो रेम्यूनरेशन मिलता है, विल इट बी कंसिडर्ड एज इनकम अंडर द हेड सैलरीज. तो उसका जो इनकम है वो सैलरीज में आएगा या नहीं, ये देखने के लिए हमको वो एग्रीमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि इस एग्रीमेंट के बेसिस पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हायर किया गया है. ओके, यस. आगे नेक्स्ट, एमपीज एंड एमएलएज, members of parliament and members of state legislature, members of legislative assembly. ओके, तो हमने देखा है कि पार्लियामेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली है जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, राइट. अब ये जो मेंबर ऑफ, अब ये जो पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, इसको कौन रन करते हैं, हु रन्स, हु मीट्स द रिक्वायरमेंट्स, अपने जो काम होते हैं वो कौन करता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, अब तो अब नेक्स्ट सवाल आया कि अब ये जो एमपीज है, ये जो एमएलएज है, ये किसके बिहाफ पे काम करते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे. तो अपने दिमाग में क्या आता है, बराबर, दिस बिकम्स द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, राइट. तो सीबीडीटी ने एक्सप्रेसली कहा है, सीबीडीटी हैज इशूड व्हाट, इंस्ट्रक्शंस दैट सैलरीज, जो एमपीज एंड एमएलएज को सैलरी दी जाएगी, ओके, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट, राइट. दे आर कंसिडर्ड, दे आर रिसीव्ड, दे आर पेड ऑनरेरियम्स. ओके, उनका इनकम जो होता है वो क्या होगा. अब अगर सी अंडरस्टैंड, अब अगर एमपीज और एमएलएज की हम बात कर रहे हैं, और ये एमपी और एमएलए, ओके, ये किसके लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए. और अगर हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया कि हम जो इनको पे कर रहे हैं, वन मिनट, यस, ओके, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया, ओके, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि दीज आर व्हाट, दीज आर नॉट एम्प्लॉयज, ओके, इफ दीज आर नॉट एम्प्लॉयज, इन दैट केस टेल मी, इनके बीच में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है क्या, नहीं है. और अगर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, और अगर गवर्नमेंट इनको कोई सैलरी देता है, विल इट बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज, विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज, नो, राइट. अब इनकम फ्रॉम सैलरीज में नहीं टैक्सेबल होगा तो बचे 4 हेड्स. अब इज इट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नो. इज इट प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, नो, राइट. इज इट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, नो. तो कैपिटल गेन्स में भी नहीं जाएगा, तो बचा कौन सा हेड, आईओएस. इन दैट केस देयर इनकम वुड बी कवर्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. क्लियर, ओके. तो स्पेशली सीबीडीटी ने इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं कि जो एमपीज और एमएलएज है, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट. ओके, यस. आगे, पेपर सेटर्स और एग्जामिनर्स, ओके, पेपर सेटर्स और एग्जामिनर्स. अब 2 प्रकार के लोग होते हैं, अगर आपको पता होगा, ओके, आई नो, आई एम आईसीएसआई का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, बट जितना मैंने आईसीआई के बारे में अभी रिसेंटली पढ़ा है, तो उन्होंने क्या बोला है कि दे आर रिक्रूटिंग पेपर सेटर्स, पेपर एग्जामिनर्स. पेपर एग्जामिनर्स मतलब क्या, आप लोग जो आपके आंसर शीट्स लिखते हो उसका जो चेकिंग करते हैं उसको कहा जाता है पेपर एग्जामिनर्स. ओके, अब उनकी क्या कंडीशन होती है कि पेपर एग्जामिनर्स की, उनकी कंडीशन होती है कि वो अगर खुद के क्लासेस ले रहे हैं या किसी क्लासेस से अफिलिएटेड है, ओके, उनका क्लासेस से 5 साल का कनेक्शन, पिछले 5 साल में कोई भी कनेक्शन होगा तो वो पेपर एग्जामिनर का काम नहीं कर सकते. अगर पिछले 5 सालों में उनका कहीं पर भी क्लासेस से लेना देना नहीं होगा, इन दैट केस इट बी नोन एज पेपर एग्जामिनर्स. ओके, तो उनका क्या कहना है कि यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज अगर आपको रेम्यूनरेशन दे रही है फॉर पेपर सेटिंग और फॉर पेपर एग्जामिनेशन. ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पेपर सेटिंग और पेपर एग्जामिनेशन का काम होता है, ओके, हाउ फ्रीक्वेंट इज दिस,
हाउ फ्रीक्वेंट इज दिस? दिस वुड बी, जैसे अगर साल में 2 बार आपकी एग्जाम्स होती होगी तो साल में 2 बार इनको ये काम करना पड़ता है, राइट? राइट, येस और नो, येस और नो। तो उनका क्या कहना है? ओके, उनका ये कहना है कि दिस विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर द हेड IOS. इट विल बी कवर्ड under the head income from other sources. It will not be covered under the head salary. Why? Because there is no employer employee relationship. अगर हम टीचर की बात करते हैं, अगर हम कोई प्रोफेसर की बात करते हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, तो ओके, दैट प्रोफेसर इज व्हाट? दैट प्रोफेसर कम्स ऑल थ्रू द ईयर एंड यू नो ही डज हिज जॉब. उसका जॉब फिक्स होता है, उसका टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिक्स होता है, वो आता है अपना काम करता है. बट इन केस ऑफ पेपर सेटर और एग्जामिनर्स, दे आर व्हाट? ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. They are what? On contract basis, and anything that is on contract basis does not have employer and employee relationship. Okay, it is contract to contract basis, correct? So in that case paper setters and examiners में को जो income जो फीस पे करते हैं, यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, बराबर है, उनको जो पैसे पे करते हैं, राइट, अब वो तो इनकम हो गई उनके हाथ में. तो अब जब इनकम हो गई तो अपने दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आया कि ये इनकम कौन से हेड में जाएगी? ओके, तो अब अपने दिमाग में आता है कि वो तो यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका इनकम सैलरी में जाना चाहिए, राइट? बट देखो उनके अंडर कोई एग्रीमेंट है क्या? नहीं. दे आर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आके वो काम कर रहे हैं. इन दैट केस ना सैलरीज में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में भी नहीं जाएगा, PGMP में भी नहीं जाएगा, कैपिटल गेन्स में भी नहीं जाएगा. तो बचा कौन सा है? IOS में. Okay, next special category of persons that we need to know. Now, why are we discussing this? Because this is absolutely important from MCQ's point of view. Okay, exam में question आ गया. Income earned by paper setters. Okay, या तो मैं चलो I'll frame an example for you. Okay, say Shivaji University Kolhapur conducted an online examination in case of standard 12 students. Okay, standard 12 students conducted an online exam for standard 12 students in the face of this pandemic situation. Okay, in that case PBT was appointed as a paper examiner and a paper setter, okay, for this particular examination on the face of pandemic. Then for the services provided by PBT to the university paid rupees 1 lakh to PBT. Okay, yes. Now under which head would this income of 1 lakh be taxable in the hands of PBT? अब इनकम किसका हुआ है? PBT को हुआ है, 1 लाख का हुआ है, राइट? किसके बेसिस पे हुआ है? पेपर सेटिंग और पेपर एग्जामिनेशन के बेसिस पे हुआ है, राइट? तो टेल मी, एम आई एन एम्प्लॉय? नहीं. यूनिवर्सिटी ने क्या बोला? मैम आओ, हमको पेपर बना के दो, आप चले जाओ. मैम आओ, आप पेपर चेक करो, आप चले जाओ, राइट? सो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. सो विल इट बी कवर्ड अंडर द हेड सैलरीज? नो. अब ऑप्शन A, B, C, D, क्या ऑप्शंस है आपके पास? ओके, ऑप्शंस है हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, सैलरीज एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट? इफ यू नो कि पेपर सेटर्स और पेपर एग्जामिनर्स का जो काम है वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा? उनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सो यू डायरेक्टली गो टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड यू सिलेक्ट योर आंसर एंड यू गेट योर फुल मार्क्स. डू यू अंडरस्टैंड? कोई भी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट नहीं है व्हेन योर पेपर पैटर्न इज फ्रॉम MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू. अंडरस्टैंडिंग? ओके, नेक्स्ट आए जजेस के बेस में इट हैज़ बीन क्लियरली हेल्ड, मतलब एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही बोलता है कि जजेस जो रिसीव करते हैं, जजेस जो रिसीव करते हैं वो सैलरी रहेगी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा है दैट दीज जजेस आर एम्प्लॉयज. So जो जजेस को सैलरी मिलेगी इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज. ओके, सो लेट्स मेक अ क्विक रिविजन. ओके, वी आर स्टडिंग इनकम फ्रॉम सैलरीज. इनकम फ्रॉम सैलरीज के लिए वी हैव टू स्टडी सेक्शन 15 to 17 प्लस सेक्शन 10. ओके, यस, उसमें कंडीशंस क्या है कि फर्स्ट तो इनकम फ्रॉम सैलरीज में कवर होने के लिए देयर शुड बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. ओके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होना चाहिए, सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉयर होना चाहिए, एंड देयर इज नो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. ओके, उसमें डायरेक्टर ऑफ कंपनी का वेदर इट विल बी कवर्ड अंडर द हेड सैलरी और नो, उसके लिए अपने को एग्रीमेंट देखना पड़ेगा. ओके, MPs एंड MLAs को जो ऑनरेरियम मिलता है दिस इज नॉट टैक्सेबल एज सैलरीज. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट. दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. पेपर सेटर्स एंड एग्जामिनर्स को भी जो इनकम होता है यूनिवर्सिटी से इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. वेयर एज जजेस को जो इनकम मिलता है, ओके, वो इट इज टैक्सेबल अंडर विच हेड? इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी. ओके, यस.
So these were all the basic points related to salary. ओके यस, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं चार्जिंग सेक्शन की ओर. ओके, जस्ट 1 minute माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल जस्ट ड्रिंक सम वाटर. Okay, no problem. Further, let's start with section 15, which is the charging section. अब आपके मन में सवाल आया, अब आपके मन में सवाल क्या आया कि मैम, यस, आपके मन में सवाल आया मैम हमारे पास तो सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन है. हमारे पास सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन है. देन व्हाई एवरी हेड ऑफ इनकम, व्हाई दिस इनकम फ्रॉम सैलरीज need to have its own charging section. Okay, yes, listen to me my dear students. This charging section says कि जो income होगा ये income 5 heads में distribute होगा, right? These 5 heads have their own world. बराबर है ना, right? इन 5 heads की अपनी पूरी दुनिया है, राइट. अब अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 हेड्स जो है 5 कंट्रीज होते तो इन हर कंट्री का रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने के लिए क्या इनके खुद के बेसिक कंडीशंस होते, बराबर है, इनके खुद के बेसिक कंडीशंस होते, राइट. इन द सेम वे कि आप यू नो कौन से हेड में कवर होंगे, ओके, कौन से हेड में कवर नहीं होंगे, ये सब चीज़ बताने के लिए, यस, ये सब चीज़ बताने के लिए, ओके, एवरी हेड हैज़ इट्स ओन चार्जिंग सेक्शन. ओके, अब हम कौन से हेड की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम सैलरीज की बात कर रहे हैं. सैलरीज का सेक्शन कौन सा है, फिर सेक्शन 15 to 17. ऑलवेज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट सेक्शन इज ऑलवेज द चार्जिंग सेक्शन. तो सेक्शन 15 अपने सैलरी के लिए कौन सा चार्जिंग सेक्शन रहेगा, सेक्शन 15. सेक्शन 15 क्या बोलता है, Section 15 says that following income shall be chargeable to income tax under the head salaries. Fine. First point क्या है, any salary due. Okay, any salary due. See, any salary due from an employer or a former employer. What is the meaning of the word employer and former employer? See, understand. Okay, क्या words use है यहाँ पे, एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर. फॉर्मर मतलब क्या, पहले का. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पहले आई वॉज अ प्रोफेसर से एट MIT कॉलेज. ओके, फिर मैंने वो छोड़ा और उसके बाद से आई ज्वाइंड भारती. ओके, आई जॉइन भारती विद्यापीठ एज अ प्रोफेसर, राइट. मतलब क्या हुआ, यहाँ से मुझे MIT से भी सैलरी मिलेगा और अब जब मैंने भारती ज्वाइन किया तो जितने महीने मैंने भारती में काम किया उतने महीने भारती विद्यापीठ विल गिव मी सैलरी, बराबर है. मतलब मुझे इस साल में सैलरी भारती से भी आएगी और MIT से भी आएगी. इफ द वर्ड्स यूज्ड हियर वर ओनली फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, तो मेरा भी एम्प्लॉयर कौन है, MIT है कि भारती है, भारती है, तो सिर्फ भारती से मिली हुई सैलरी विल बी टैक्सेबल, राइट. उनको क्या करना था, बट इस साल में सी अंडरस्टैंड, इनकम इज अर्नड व्हाट, इनकम इज अर्नड इन PY. ओके, वी आर एसोसिएटेड विद इन PY 2021, बराबर है. मतलब 1/4/20 से लेके 31 मार्च 21, 31 मार्च 21 तक जो भी इनकम अर्न होगा विल बी टैक्सेबल, बराबर है ना, बराबर है. अब मैंने इस साल के दरमियान अगर दोनों कॉलेजेस में काम किया है, MIT में कुछ महीने से 3 महीने और फिर मैंने भारती विद्यापीठ ज्वाइन किया, से फॉर फर्दर कितने महीने, 9 महीने के लिए, राइट. इफ द वर्ड्स यूज्ड हियर वर एम्प्लॉय, तो अब मेरे तो अब मेरा अभी फिलहाल मेरा एम्प्लॉयर कौन है, मेरा एम्प्लॉयर भारती विद्यापीठ है. सो ओनली दैट सैलरी ऑफ 9 months शुड हैव बीन टैक्सेबल. बट द वर्ड्स यूज्ड यहाँ पे क्या है, बट द वर्ड्स यूज्ड हियर आर एम्प्लॉयर और former employer. Now do you understand the importance of charging section?
एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर, मतलब आपने जो विद्यापीठ करंट एम्प्लॉयर से अर्न किया है वो भी, और इसके पहले फॉर्मर मतलब पहले, इसके पहले जो MIT से 3 महीने आपने काम करके सैलरी अर्न किया है, पूरे की पूरे 12 महीने की सैलरी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी इस पर्टिकुलर ईयर में. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन. ओके, सो एनी सैलरी ड्यू, अब वर्ड्स क्या है यहाँ पे, ड्यू. ठीक है, ड्यू मतलब क्या, सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ड्यू. सी अंडरस्टैंड, MIT, ओके, MIT से क्या हुआ, 3 महीने मैंने काम किया. ओके, MIT से मैंने 3 महीने काम किया, बट जब मैं काम लास्ट मंथ में थी, ओके, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं MIT छोड़ के जाऊँ. ओके, बट ड्यू टू सर्टन रीजन, ड्यू टू सर्टन डिफरेंस, एक दिन क्या हुआ, किसी इशू पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया. ओके, एंड ईगो इज अ वेरी बिग मैटर इन टू प्रोफेशनल्स, राइट. सो अभी मैंने क्या सोचा कि चलो अब मुझे MIT में काम ही नहीं करना है. सो मैंने बिना सैलरी लिए अगले दिन MIT आना ही छोड़ दिया. ओके, मैंने MIT जाना ही छोड़ दिया, और मैंने सिर्फ प्रिंसिपल को मैंने रेजिग्नेशन दे दिया और उनको बोल दिया कि मैं कल से आपके कॉलेज में पढ़ाने के लिए नहीं आऊँगी, मेरा जो भी सैलरी ड्यू है वो आप दे दो. ओके, मेरा जो भी सैलरी ड्यू है आप दे दो. ओके, तो अब क्या हुआ, अब ये साल बीत गया, 20-21 बीत गया. ओके, मेरा ऐसा मुझे तो कोई घर चलाना नहीं था, मुझे बस शौक था, इसलिए मैं कॉलेजेस में जाके पढ़ाती थी, बराबर है. अब मुझे उस 3 महीने का सैलरी, आई एम वेटिंग, मैंने 2 महीना वेट किया, 9 महीना वेट किया, साल भर वेट किया. ओके, मतलब अगर मैंने वेट किया पर मेरा सैलरी अभी तक मुझे मिला ही नहीं है. ओके, बट अभी तक मुझे सैलरी मिला ही नहीं है. फिर एक दिन, साल भर हो गया, फिर मैं गई MIT के सर के पास और उनको बोला 1 साल हो गया सर, मेरा सैलरी ड्यू है. ओके, तो सर ने क्या बोला, सर आई वॉज वेटिंग फॉर यू मैम, आई वॉज वेटिंग कि जिस दिन मैम मेरे पास आके मेरे साथ एक बार बिकॉज वी डो नॉट वॉन्ट टू कीप एनी ग्रजेस, अगर जिस दिन मैम हमारे पास आएगी उस दिन हम उनका चेक देंगे, ये दो आपका चेक, ये चेक रेडी है, बस मैं वेट कर रहा था कि आप कब आके अपना चेक लेके जाओगे. Understanding. So here is your check. Getting it? मतलब क्या हुआ, ये 3 महीने की सैलरी, सी लिसन टू मी वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स, ये 3 महीने की सैलरी तो मेरी ड्यू थी कौन से साल में, 20-21 में, बराबर है. बट 20-21 में मुझे मेरी सैलरी मिली ही नहीं, मुझे इसकी सैलरी पे कर दी गई 21-22 में. ओके, मतलब ड्यू 20-21 में, रिसीव्ड 21-22 में, राइट. ड्यू 1 साल और रिसीव्ड 1 साल. ओके, अब आया मजा. ओके, अब व्हाट हैपेंड, PBT का इनकम कैलकुलेट करने का टाइम आया. अब PBT का इनकम कैलकुलेट करने का टाइम आया तो मैंने देखा कि ओके फाइन, ठीक है, मुझे सैलरी मिली है भारतीय विद्यापीठ से 9 महीने की, उतनी तो मैंने ले ली. फिर मेरे दिमाग में सवाल आया, ये तो 3 महीने की सैलरी है, तो मुझे अभी तक मिली ही नहीं, तो मैं क्यों टैक्सेबल करूं, जब मिलेगी तब देखेंगे. ओके, तब देखेंगे. बट वेट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे व्हेन यू आर वर्किंग विद MIT, यू आर एन एम्प्लॉई ऑफ MIT, सो देयर वाज एन एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, सो यू आर कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम हेड सैलरीज. और जब इनकम अंडर द हेड सैलरीज आप कवर्ड हो तो आपको पहले सेक्शन 15 में जाके देखना पड़ेगा कि आप सेक्शन 15 में कवर होते हो या नहीं. What are the words used in section 15? Section 15 बोलता है कि any salary due, whether paid or not. Any salary due, whether paid or not. क्या आपकी ये 3 महीने की सैलरी ड्यू हुई है 20-21 में? बिल्कुल हाँ. वो पैसे आपको कैसे वसूल करने हैं, कॉलेज से कब लेना है. ओके, आपको पैसे की जरूरत नहीं रही है, आप 2 साल बाद जाओगे चेक लेके आओगे, उसमें गवर्नमेंट अपना नुकसान क्यों करेगी टैक्स का, बराबर है ना. गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपको इनकम की जरूरत नहीं रहेगी, हमको तो बहुत है, हमको तो हमारा टैक्स चाहिए, आपको इनकम नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं, आपको नहीं लेना है तो मत लो. पर जब आपका सैलरी ड्यू होगा, मतलब हम पूरे की पूरे 12 महीने की सैलरी टैक्सेबल करेंगे PY 20-21 में. सो द वर्ड्स यूज्ड हियर आर any salary due from an employer or former employer to an assessee in previous year, whether paid or not. ओके, मतलब क्या, सी अंडरस्टैंड, वेदर पेड और नॉट. पे किया होगा तो अच्छा ये टैक्स पे कर दो, पे नहीं किया है फिर भी ड्यू हुआ है तो आप टैक्स पे कर दो. अब इस चीज को एक देखने का और एक नजरिया है, अगर ड्यू नहीं हुआ है फिर भी पे हुआ है, एडवांस सैलरी.
अगर ड्यू नहीं हुआ है फिर भी पे हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एमआईटी में कोई अनबन करके निकल जाऊं और इस केस में क्या होगा, इस केस में एमआईटी हैज डिसाइडेड कि पीबीटी को हम सैलरी देंगे आफ्टर वट एवर द कोर्ट डिसाइड्स, मतलब हम कोर्ट मैटर हो जाता है, राइट। तो अब 3 महीने की सैलरी तो हैंग पे हो गई, राइट। तो अब इमीडिएटली तो मिलने नहीं वाली, जब कोर्ट केस फाइनल होगा तब मुझे वो 3 महीने की सैलरी मिलेगी। बट सपोज फॉर एग्जाम्पल पीबीटी इज स्टेइंग इन अ रेंटेड हाउस, ओके, पीपीटी के शौक बहुत बड़े हैं और उसके घर का रेंट है से फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए पर महीने, ओके। अगर उसके घर का रेंट है 50,000 पर मंथ, अब इसके उसमें 9 महीने की सैलरी तो मिल गई, अब 9 महीने की सैलरी उसको मिल गई, 9 महीने की सैलरी में से उसने 9 महीने का रेंट पे कर दिया, बट अब 3 महीने का रेंट अभी तक बाकी है, 3 महीने का रेंट बाकी है, ओके। फिर लैंडलॉर्ड ने क्या बोला, कोरोना आ गया है, मेरा बाकी का मेन धंधा चौपट हो गया है, मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, ओके। अब आप कुछ भी करो, मुझे 3 महीने का रेंट कहीं से भी लाके दो। तो आई गो टू भारती विद्यापीठ और उनको बोलती हूँ कि लिसन, ड्यू टू सर्टन रीजंस मेरा 3 महीने का सैलरी होल्ड पे है, तो आप मुझे 3 मंथ्स का सैलरी इन एडवांस दो, आप 3 मंथ्स का सैलरी इन एडवांस दो। मतलब क्या, जो कौन से साल में से, अप्रैल 21, May 21, June 21. Now this particular time period is covered in which year? It is covered in PY 21-22. बराबर है ना, PY 21-22 में कवर्ड है, बट इट हैज ऑलरेडी बीन रिसीव टू यू इन दिस पर्टिकुलर ईयर। तो व्हाट डज सेक्शन 15 से? वेट, सेक्शन 15 बोलता है सैलरी विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सेक्शन 15 ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस whichever is earlier, on due और receipt basis whichever is earlier। क्या बोल रहा है यहाँ पे? What does section 15 says? Section 15 says that it will be taxed on due basis or on receipt basis whichever is earlier। ड्यू हुआ है, ओके, 3 महीने की सैलरी ड्यू थी पर रिसीव नहीं हुई है इस साल, फिर भी आपको टैक्सेबल करनी पड़ेगी। ड्यू नहीं हुई है, आपको एडवांस में अगले 3 महीने की सैलरी मिली हुई है तो भी आपको टैक्स करना पड़ेगा, ओके। और ड्यू हुई है, रिसीव हुई है तो भी आपको टैक्स करना पड़ेगा। गेटिंग इट एवरीवन? ओके, सो व्हाट डज सेक्शन 15 से? दैट सैलरी शैल बी पेएबल, ओके, इनकम फ्रॉम सैलरीज विल बी कंसिडर्ड एज इनकम ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस whichever is earlier। Clear? Whichever is earlier। Getting it, my dear students? Okay, yes, now on this particular point, which is considered to be one of the most important points, okay, let's solve some problems। Come to question number 1। Yes, okay, come to question number 1। What does question number 1 say? Question number 1 says salary is due on last day of month। अब इसका मतलब क्या है? सी अंडरस्टैंड माई डियर स्टूडेंट्स अ फ्यू बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब क्या होता है, अब अगर सपोज मैंने अप्रैल महीने में काम किया, अगर मैंने अप्रैल मंथ में काम किया, ओके, नाउ यूजुअली एज अ टर्म ऑफ नॉर्मल प्रैक्टिस व्हाट हैपेंस, अप्रैल का महीना खत्म होता है और स्टार्ट ऑफ मे में सैलरी पे करी जाती है, राइट, ओके, दिस इज वन स्ट्रैटेजी, राइट। मे का महीना खत्म हुआ तो इसका सैलरी कब पे किया जाता है? अगले महीने के स्टार्ट में, दैट इज स्टार्ट ऑफ जून, करेक्ट। दिस इज वन स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है कि उसी महीने के लास्ट डे में आप उनको क्या कर दो, उनकी सैलरी पे कर दो। मतलब अप्रैल के मंथ में अगर हमारे एम्प्लॉय ने काम किया है तो एंड ऑफ अप्रैल आप उसकी सैलरी पे कर दो। मई के महीने में अगर उसने काम किया है तो एंड ऑफ मई तक उसका सैलरी क्या हो जाएगा? ड्यू हो जाएगा, ठीक है। आप पे कब करते हो? दैट बिकम्स द डेट ऑफ रिसीट, राइट, बट ड्यू कब हो जाएगा? उस मई के महीने के एंड में, ओके। से फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू मेक अ कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर PY 2021, दैट इज फ्रॉम 1st April 20 to 31st March 21। फ्रॉम 1st April 20 to 31st March 21 इस टाइम पीरियड के लिए, ओके, क्लियर नहीं है क्या? 1 minute, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्रॉम 1st April 20 से 31st March 21, okay, okay, yes, we have to do tax, we have to tax
वी हैव टू टैक्स व्हाट, सैलरी, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, इनकम फ्रॉम सैलरी। और जब हम इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यस, और जब हम इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट करते हैं देन इट इज ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से, बराबर है। अब देखो, अब ओके, दिस इज व्हाट, ओके, इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, इन द फर्स्ट एग्जाम्पल क्या स्ट्रैटेजी है कंपनी की कि अप्रैल के मंथ में अगर एम्प्लॉय ने काम किया तो अगले महीने के स्टार्ट में उसको उसकी सैलरी पे कर दी जाएगी। मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज द मंथ ऑफ ड्यू, राइट, दिस इज द मंथ इन विच सैलरी इज ड्यू। मतलब अगर हम पहले स्ट्रैटेजी से जाते हैं तो व्हाट हैपेंस इन PY 2021, ओके, PY 2021 अप्रैल से स्टार्ट होता है, बराबर है, बट अप्रैल की सैलरी विल बी पेड इन मई, सो May 20, राइट, May 22। अब मुझे एक बात बताओ, ये साल कब खत्म होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये साल कब खत्म होता है? I'll make it a bit simpler to you. मैं आपको I'll just write it here. See, April 20, okay? May 20, June 20, July 20, August 20, September 20, October 20, November 20, December 20, Jan 21, Feb 21 and March 21. My dear students, please focus. अब अप्रैल के मंथ में कब ड्यू हो जाएगा? मई में, May 20, राइट, May 20, राइट। ऐसे करके ये साल कब खत्म होता है? March 21। March 21 की सैलरी कब ड्यू हो जाती है? April 21, राइट, राइट। बट इसके पहले जो मंथ था, सी वी हैव टू कवर विच टाइम पीरियड? Yes, we have to cover which time period? We have to cover the time period from 1st of April to 31st March 21। अब यहाँ पे April 20 में कौन सा मंथ का सैलरी ड्यू हो जाएगा? March 20 का सैलरी ड्यू हो जाएगा। So here we will have to consider which palette of work, see here, इस महीने तक, ओके, मतलब March 21 में ये ड्यू हो जाएगा, राइट। सो हियर March 20 से लेके February 21 तक जो सैलरी रहेगा दैट विल बिकम ड्यू इन दिस पर्टिकुलर PY, माय डियर स्टूडेंट्स, इट विल बिकम ड्यू इन दिस पर्टिकुलर PY, ओके। अगर हम सेकेंड केस में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? इसी के आगे लिखती हूँ। अगर सेकेंड केस में हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो अप्रैल का सैलरी ड्यू हो जाएगा अप्रैल में, बराबर है ना, फिर मई का मई में, जून का जून में, फिर March 21 का मार्च में, राइट। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा? दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड विल बी कंसिडर्ड एज ड्यू इन 2021। अब आपके सवाल में, आपके दिमाग में सवाल आया, मैम क्या फ़र्क पड़ता है मार्च का ले कि अप्रैल का ले? वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट इज, सपोज से मेरा पिछले साल सैलरी था 15,000 रुपीज़ और इस साल से मेरा सैलरी हुआ है 18,000 रुपीज़। इन दैट केस अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉट ओनली दिस, फॉर ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, बराबर है ना। तो जब कब ड्यू हुआ है वो देख के, कब रिसीव हुआ है वो देख के, विच एवर इज अर्लियर, तब हम टैक्सेबल करेंगे। सो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत जेनरिक कॉन्सेप्ट है, सो आई थॉट कि मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट टू मिस ऑन any damn important points. Okay, getting it? Yes. Now further, let's come to example first. Yes, let's solve the example. Salary is due on last day of month, मतलब उस महीने की सैलरी उसी महीने के लास्ट डे में ड्यू है। सैलरी इज रिसीव्ड ऑन 7th of next month, अगले महीने के 7 तारीख में सैलरी रिसीव हुई है। January 21 to March 21 salary received in April,
Okay, yes, salary is 50,000 per month. Determine taxable salary for PY 2021 and 21-22. Okay, fine, no problem. हमको क्या कैलकुलेट करना है? टैक्सेबल सैलरी. ठीक है, पहले क्या कैलकुलेट करना है? PY 2021 और कैलकुलेट करना है PY 21-22 के लिए. अब अगर हम PY 2021 की बात करते हैं, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April 20 to 31st March 21 and this particular year starts from 1/4/21 to 31st March 22. No problem. Further. No problem. Further. Let us see. Okay? Yes. अब उन्होंने क्या बोला है? सैलरी इज ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ मंथ. अब ड्यू. ओके, इस साल में अगर हम देखते हैं तो अप्रैल की सैलरी ड्यू है अप्रैल में, मार्च की सैलरी ड्यू है मार्च में, बराबर है ना. सो यहाँ पे ड्यू कब है? यहाँ पे अप्रैल 20 से लेके मार्च 21 की सैलरी ड्यू है. राइट, यहाँ पे अप्रैल 21 से लेके मार्च 22 तक की सैलरी ड्यू है. नो प्रॉब्लम. अब रिसीव्ड क्या बोल रहे हैं वो लोग? रिसीव्ड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, मतलब पूरे साल की सैलरी दोनों सालों में हो गई है. अब उनका क्या कहना है? उनका कहना ये है कि जनवरी, फरवरी, मार्च की सैलरी अप्रैल 21 में रिसीव हुई है, मतलब अगले साल रिसीव हुई है. मतलब इस साल 12 महीने में से 3 महीने की सैलरी मुझे रिसीव नहीं हुई है. दैट मीन्स 9 मंथ्स की सैलरी रिसीव हुई है. राइट, बट यहाँ पे 3 मंथ्स, पिछले साल के 3 महीने की सैलरी ड्यू हुई है, प्लस रिसीव क्या हुई है? इस साल के 12 महीने की सैलरी मुझे रिसीव हुई है. सो वी हैव टू फाइंड आउट टैक्सेबल सैलरी. सैलरी इज व्हाट? 50,000 रुपीज पर मंथ. नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. ओके, तो अब मुझे क्या करना है? यस, तो अब मुझे क्या करना है? आई वॉन्ट टू फाइंड द टैक्सेबल सैलरी फॉर बोथ द ईयर्स. ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम. सेक्शन 15 कहता है कि ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर. अगर हम PY, पहले हम विल फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर PY 2021. अगर मैं PY 2021 पे फोकस करती हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या देखा मैंने? यहाँ पे ड्यू कितने महीने की सैलरी थी? 12 महीने की. रिसीव कितने महीने की हुई है? 9 महीने की. बराबर है ना. मतलब रिसीव 9 महीने की हुई है, पर ड्यू कितना था? 12 महीने की सैलरी. सो योर पेएबल विल बी, टैक्सेबल विल बी हाउ मच? 12 महीने की सैलरी. व्हाई? बिकॉज ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर. जनवरी, फरवरी, मार्च का सैलरी मुझे अगले साल के अप्रैल में भी अगर रिसीव हुआ होगा, पर वो ड्यू कब था? इस साल था. ड्यू कब था? इस साल था. तो ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से अर्लियर क्या है? ये साल. तो इस साल में वो टैक्सेबल हो जाएगा. सो 50,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स. सो व्हाट इज टैक्सेबल हियर? 6 लाख. ओके, अब हम चलते हैं अगले साल. अगले साल जाते ही आपके दिमाग में क्या होता है? कैलकुलेशन चालू हो जाता है कि मुझे 3 महीने की सैलरी मिली है और 12 महीने की सैलरी भी मिली है. बट माय डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट फॉरगेट कि इन 3 महीनों की सैलरी ऑलरेडी यहाँ पे कवर्ड है, बिकॉज दिस इज फॉर 9 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स विच इज रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर. मतलब ये 9 महीने की सैलरी जो है ये 12 महीने में इंक्लूडेड है. मीन्स दिस इज ऑलरेडी टैक्स्ड इन PY 2021. और जो ऑलरेडी एक बार टैक्स हो चुका है उस पर आप फिर से टैक्स नहीं ले सकते. ओके, उस पर आप फिर से टैक्स नहीं ले सकते. सो हियर इन PY 21-22 भी यू विल हैव टू पे, आपका इनकम फ्रॉम सैलरी कितना कंसिडर किया जाएगा? 50,000 फॉर 12 months, that is 6 lakhs. Clear, all my dear students? Clear? 100% समझ में आ रहा है? Okay, come on, quickly take this down and then we shall go with a further problem. Okay, एक बार आप लिखिए, हम आगे और 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता जाएगा. Okay, yes, come on, quickly take this down. छोटा सा चेंज कर देती हूँ यहाँ पे अच्छे से. मतलब आप लोगों को भी ठीक से समझ में आएगा. यस, कम ऑन, टेक इट डाउन फास्ट.
Yes. Okay. Let's go ahead further with the next example. Okay. Yes, I hope you have taken it down. Let's solve the next example. क्या बोला है नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें? सैलरी इज ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ. क्या बोला है? सैलरी इज ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ. अगले साल के लास्ट डे पे ड्यू है. अगले साल के लास्ट डे पे ड्यू है. ओके, नो प्रॉब्लम. सैलरी इज रिसीव्ड ऑन 7th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ. क्या बोला है? ऑन 7th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ. ठीक है, नो प्रॉब्लम. April 21 to July 21 salary is received in advance in March 21. Okay, no problem. अब मैं okay, I'll solve it here. अरे ये क्या हो गया? Just a minute. Yes, no problem. I hope you have taken this down, my dear students. Yes. चलो आगे. Further. Okay, no problem. Example 2. What does example 2 tell us? Example 2 हमको क्या बोलता है कि 3 महीने की सैलरी आपको एडवांस में मिली है. ठीक है, अब हमको जो है टैक्सेबल सैलरी कब फाइंड आउट करना है? यस. अब हमको टैक्सेबल सैलरी कौन से साल की फाइंड आउट करनी है? व्हाट इज हैपनिंग? जस्ट 1 मिनट. जस्ट क्लोज दिस. ओके, हमको टैक्सेबल सैलरी फाइंड आउट करनी है PY 2021 की. ओके, एंड PY 21-22 की. नो प्रॉब्लम. अगर मैं PY 2021 की बात करती हूँ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April 20 से 31st March 21. ओके, और मैं अगर 21-22 की बात करती हूँ तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1/4/21 टू 31st March 22. नो प्रॉब्लम. फर्दर. ओके, क्या बोला है उन्होंने? सैलरी इज ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ. ओके, सैलरी इज रिसीव्ड ऑन 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ. ठीक है. ओके, मतलब पिछले साल का मार्च इस साल में ड्यू होगा. बराबर है ना? राइट है ना? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ. बराबर है. अपना साल अप्रैल 20 से चालू होता है. करेक्ट. ओके, सो ड्यू कितने मंथ्स की सैलरी है? स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 20 से February 21. और यहाँ पे मार्च 21 से February 22. नो प्रॉब्लम. अब रिसीव्ड. अब अगर हम रिसीव्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है? अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने की सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस इन March 21. अब March 21 में मिला है, मतलब इस साल में मिला है March 21. राइट, March 21 में मिला है, मतलब इस साल मिला है. राइट, मतलब इस साल में 12 महीने की सैलरी तो मिली है, इसके साथ साथ अगले साल की 4 महीने की सैलरी मिली है. राइट, और 21-22. अब मुझे बताओ, अगर 21-22 के 4 महीने की सैलरी ऑलरेडी पिछले साल पे कर दी है तो कोई एम्प्लॉयर क्या आपको इस 4 महीने की सैलरी फिर से पे करेगा? नो, नहीं पे करेगा. सो आपको अगले साल में कितने मंथ्स की सैलरी मिलेगी? 8 मंथ्स की सैलरी मिलेगी. ओके, यस. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टैक्सेबल सैलरी. नाउ व्हाइल फाइंडिंग आउट टैक्सेबल सैलरी, माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, now while finding out taxable salary, my dear students, the first thing that you have to remember is due or received, whichever is earlier. ड्यू और रिसीव्ड whichever is earlier. अब यहाँ पे ड्यू कितने महीने थे? ड्यू थे 12 महीने. राइट, यहाँ पे ड्यू थे 12 महीने, बट रिसीव्ड कितने? 16 महीने की सैलरी. बराबर है. और यहाँ पे रिसीव्ड 8 महीने की सैलरी. सो ड्यू और रिसीव्ड whichever is earlier. सो यहाँ पे टैक्सेबल होंगे 16 मंथ्स, और यहाँ पे कितना टैक्सेबल होगा? कोई फर्स्ट लेट अस फिनिश दिस ईयर, देन आई विल टेक यू टू दैट ईयर. तो इस साल में क्या हुआ? 12 + 4 कितने मंथ्स? 16 मंथ्स. बराबर है ना? सो 16, कम ऑन योर कैलकुलेटर्स. हाउ मच द सैलरी? सैलरी इज दिया नहीं है तो अज्यूम करो 50,000 पर महीना. ओके, सो राइट डाउन हियर. सैलरी इज इक्वल टू ₹50,000 पर मंथ. तो 50,000 इंटू 16 अगर मैं करती हूँ तो दैट कम्स टू हाउ मच? दैट कम्स टू 8 लाख रुपीज. दैट कम्स टू 8 लाख रुपीज. ओके, नो मैटर.
फाइन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये जो क्या हुआ, अगले साल में क्या हुआ, 8 महीने की सैलरी मिली है, बराबर है ना, 8 महीने की सैलरी मिली है, उसमें से 4 महीने की सैलरी ऑलरेडी टैक्स हो चुकी है, बराबर है। सो ओनली 8 months विल बी सब्जेक्ट टू टैक्स, दैट इज 50,000 into 8, दैट इज 4 lakh। 4 lakh की सैलरी विल बी टैक्सेबल इन PY 21-22। clear my dear students? Okay, so this is solution to the second question. Now let me solve third question, फिर आप second और third का solution एक साथ लिख के ले लेना। Okay, yes, third question, salary is due on 1st of next month, अगले महीने, मतलब अप्रैल की मई में, और अपना साल कब खत्म होता है, मार्च की कब होगी, अप्रैल में, बराबर है, और पिछले साल की मार्च की इस साल में ड्यू होगी, बराबर है, ठीक है। सैलरी इज रिसीव्ड ऑन 7th day of next month, सैलरी इज सो मच, डिटरमाइन टैक्सेबल सैलरी। ओके, नाउ हियर क्या बोला गया है अपने को, what has been told to you that first day of next month, ठीक है। अब अपने को टैक्सेबल सैलरी निकालनी है 2 साल की, PY 2021 and shall continue here only। okay, and PY 21-22। okay, no problem। अब ये कब चालू होता है साल, 1/4/20 से लेके 31 मार्च 21, ये साल चालू होता है 1/4/21 से लेके 31 मार्च 22। ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। व्हाट हैज बीन टोल्ड हियर, सैलरी इज ड्यू ऑन 1st of next month। ओके, मतलब ड्यू कब होगी, 1st of next month, बराबर है, मतलब पिछले महीने की मार्च इस अप्रैल में ड्यू होगी, बराबर है ना। सो मार्च 20 से लेके February 21 तक, क्यों, क्योंकि मार्च का जो सैलरी है वो अप्रैल में ड्यू होगा, और अप्रैल का महीना तो अगले साल में कवर्ड है। वी आर स्पीकिंग ओनली एंड ओनली ऑफ PY 2021, मतलब यहाँ पे कितने महीने हो गए, 12 months। ओके, और यहाँ पे रिसीव्ड क्या हुआ है, रिसीव हुआ है पूरे साल का, राइट, पूरे 12 महीने की सैलरी हमको यहाँ पे रिसीव हुई है, राइट। ओके, अब PY 21-22 अगर हम देखते हैं तो ड्यू कब था, सेम इस मार्च का, पिछले साल का मार्च ड्यू होगा, और इस साल के फरवरी तक ड्यू होगा, नो प्रॉब्लम। ओके, रिसीव्ड कितने, 12 months की सैलरी। हाउ मच इज द सैलरी पर मंथ, 50,000 पर मंथ। अब रिसीव्ड, ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, बराबर है, मतलब पूरे 12 months विल बी टैक्सेबल। सो 50,000 into 12, दैट इज 6 लाख की सैलरी इस साल में टैक्सेबल होगी, और 6 लाख की सैलरी इस साल में टैक्सेबल होगी। क्लियर एवरीवन? Sure? Okay, yes, quickly take down these two solutions, come on, fast। Okay, yes, done? Okay, fine. So this was all about the basics of what we are going to actually learn under the head income from salaries. Okay, from the next session we shall be actually starting with the technical calculations and understanding each and every component. Okay, अब तक हमने charging section cover किया आज, right? अब हम क्या करेंगे, अब each and every component of salary, उसमें क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कैसे calculate होगा, कितना portion consider होगा, all of this will be covered in the next lecture. Okay, take care and bye bye my dear students.